क्या चीज? हाँ समझा नहीं। मार्कर इसीलिए बोले जाता हूँ। पहले एक बार बुक का नाम लिखो, ठीक है? जो एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, दृष्टि प्रकाशन, और इसकी बुक आती है साइंस और टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस। इसके अलावा एक जो मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ, इसमें अचीवमेंट्स की बुक है, अचीवमेंट की बुक है जनरल साइंस। ठीक है? इसके अलावा विजन IAS का साइंस एंड टेक की PDF है, साइंस एंड टेक का। विजन IAS का साइंस एंड टेक, इनमें से कोई भी अगर मिल जाए तो नोट्स आता है, पर बुक यूँ तो अगर पढ़ना ही है तो पढ़ो, नोट्स देख सकते हो। बुक्स है किसका? हाँ, विजन IAS की PDF मिलता है, PDF अवेलेबल मार्केट में मिल जाए। देखता हूँ मेरे पास अगर पड़ा होगा PDF तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। ठीक है? बेटा हमारा एक टॉपिक है कोशिका विज्ञान, यानी कि कोशिका बस सिर्फ ये बताऊंगा आप लोगों को पढ़ना कैसे है, ठीक है? बाकी नोट्स उससे बनाओगे इस टॉपिक पे, बस ये बताता रहो किसको पढ़ना कैसे, ठीक है? देखो और ये कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। बेटा ये कोशिका है हमारी यूकैरियोटिक से, यूकैरियोटिक। अंतर क्या होता है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक, यू मतलब वास्तविक और कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वह कोशिका जिसमें वास्तविक न्यूक्लियस पाया जाता है कहलाती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन सी कहलाती है? प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक न्यूक्लियस जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, वो कहलाती है प्रो
और प्रोकैरियोटिक किसमें पाई जाएगी? बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाएगी? बैक्टीरिया। ठीक है, एक अंतर और है यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्लीबद्ध कोशिका है वो अनुपस्थित होती है और केंद्रक का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिका अनुपस्थित होते हैं और साथ ही साथ केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिका उपस्थित होते हैं और केंद्रक भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कुछ अंदर है, इसको आप लोग करना। ठीक है, बस मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको बांटेंगे सेल एनवेलप। ठीक है, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, जैसा समझ आता है ना एनवेलप। तो ये कोशिका का एनवेलप मतलब उसकी लेयरिंग है, सबसे बाहरी खोल कोशिका, तो वो हो गया सेल एनवेलप। और इधर हमने लिख दिया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल एनवेलप को हम दो भागों में बांट देंगे। एक भाग का नाम हो जाएगा कोशिका भित्ति, और दूसरे पार्ट का नाम हो जाएगा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलोगे सेल मेम्ब्रेन, और इसको बोलोगे सेल वॉल। ठीक है, नया होता है चलता है, लेकिन जब एक खत्म होने लगती है धीरे धीरे तो एक डालनी पड़ती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी? ये पाई जाएगी पौधों व कवक में। जंतुओं में लेकिन अभाव होता है, यही बिल्कुल पॉइंट। जंतु में क्या होगी बेटा? अनुपस्थित। तो सेल का खोल किससे मिलकर बनेगा? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिकाओं में और कवक की कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में इसका क्या होगा? अभाव होगा। ठीक, बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो भाग में बांटेंगे बेटा। इस तरफ देखेंगे साइटोप्लाज्म, और इस तरफ लिखेंगे केंद्रक या न्यूक्लियस। केंद्रक, इसी को लिखते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसको फिर दो भागों में बांट देंगे। इधर लिख दो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, और इसमें क्या क्या रहेगा? मिनरल्स, ऑयल ड्रॉप्स,
ही होने मतलब और इसी तरह क्रिस्टल्स भी नहीं कर रहे हैं, क्रिस्टल्स भी नहीं कर रहे हैं बेटा, क्रिस्टल्स भी यहाँ। दूसरी तरफ क्या लिख दोगे? सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, यानी कि कोशिकाएं। तो इधर लिख दो ऑर्गेनल्स और इसको हिंदी में लिख देंगे कोशिका। ठीक है, पहला कोशिका जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। दूसरा कोशिका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अगला कोशिका क्या आ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रदर्भी जालिका बोलेंगे इसको, अंतःप्रदर्भी जालिका। और इसका इंग्लिश नेम लिख लेना बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला कोशिका है गोल्गी बॉडी। अगला कोशिका है राइबोसोम, ठीक है, पहले लाइसोसोम, अगला कोशिका लाइसोसोम। लाइसोसोम। अगला कोशिका है सेंट्रोसोम। अगला कोशिका है राइबोसोम। बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग ये यही वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगला कोशिका है राइबोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं। अंतःप्रदर्भी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये एक झिल्ली युक्त कोशिका है, ठीक है। राइबोसोम, इसमें कोशिका का अभाव होता है, सॉरी झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसमें कोशिका, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाएगी, ठीक है। देखो बेटा ये तो पाया जाता है प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा? प्लांट्स में, यानी कि पौधों में होता है। लाइसोसोम किसमें पाया जाएगा? जंतु में, जंतु कोशिका में, ठीक है। सेंट्रोसोम भी किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है बेटा। तो इसको बनाओ, फिर हम लोग कीट केंद्र के बारे में देखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कोशिका जिसमें कि झिल्ली नहीं पाई जाती, तो क्या लिखोगे? राइबोसोम, ठीक है बेटा। राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाई। कोशिका की आत्महत्या के थैले किसको कहा जाता है?
थैलेका, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो पता ही है हमें, पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक है। कितना बन गया? बन गया सबका इतना? हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। मैं इसको बिठा रहा हूं। देखो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में भी क्या होता है? न्यूक्लियस भी एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। इसमें भी क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कुल कितने कोशिकांग हैं जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जा रही है? इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट हो गया और तीसरा केंद्रक। इन तीन कोशिकाओं में बेटा दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। केंद्रक के खोल को क्या बोलेंगे? या इसकी जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलेंगे? बाहरी परत को, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। तो न्यूक्लियर में क्या क्या आएगा? सबसे बाहरी इसका कवर है उसको क्या बोलोगे? केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अंदर चलोगे तो क्या आएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। बेटा इसको क्या बोलोगे? पहले इसको लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद अंदर पढ़ेंगे क्या मिलेगा? केंद्रक द्रव्य मिलेगा हमें। केंद्र द्रव्य जिसको बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मिलेगा। और क्रोमेटिन किससे बना होगा? डीएनए का बना होगा, ब्रैकेट लिखो डीएनए। और यही क्रोमेटिन गाढ़ा होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। बेटा क्रोमेटिन किससे बनेगा? डीएनए से। और यही क्रोमेटिन गाढ़ा होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। तो क्रोमेटिन बोलो, डीएनए बोलो, ये क्रोमोसोम बोलो, एक ही बात, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? प्रोटीन्स होंगे और फिर क्या मिलेगा हमें? आरएनए, आरएनए। तो इतनी चीजें मिलेंगी हमें केंद्रक द्रव्य में, ठीक है बेटा। ये बताओ ठीक है। तो आपको कोशिका को पढ़ना किस क्रम में? सबसे पहले कोशिका होती क्या है, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडन एंड सॉफ, दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और 3 पॉइंट बनाए थे कोशिका सिद्धांत में है कि जो भी जीव है वो किसके साथ बना होगा? कोशिका का मिलकर बना होगा, ठीक है। और कोशिका ही जीवन की आधारभूत इकाई होगी और नई सेल्स पुरानी कोशिका से ही आई है, ठीक है। तो ये सेल थ्योरी है या कोशिका सिद्धांत है जो स्लीडन एंड सॉफ ने दिया था। फिर इसके बाद आप लिखोगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा आप बताओगे। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल में इंटीग्रेटेड फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद यहाँ से शुरुआत करोगे, कोशिका भित्ति से शुरुआत करोगे। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है जो कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और ये अपारगम्य होती है, ठीक है, अपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पौधों व तलों में पाई जाती है लेकिन जंतुओं में इसका अभाव रहता है। कोशिका झिल्ली, सॉरी हम बेटा बात कर रहे थे कोशिका भित्ति की, अब बात करें कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर जो जस्ट अगली लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? कोशिका झिल्ली। इसको सेल मेम्ब्रेन बोल देंगे या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये बेटा क्या होती है, ये लिपिड और प्रोटीन, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है जो कि चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, यानी कि डिसाइड करती है किन पदार्थों को हमें आर पार जाने देना है, किन को नहीं जाने देना, ठीक है। और साथ ही साथ ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और एक निश्चित आकार प्रदान करती है। फिर इसके बाद हम प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बाद जो भी मटेरियल बचेगा कोशिका का वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म को दोबारा हम दो भागों में बांट देंगे, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, मिनरल्स, क्रिस्टल्स या तेल की बूंदें यानी ऑयल डस्ट, तो ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आ जाएगा। और कोशिका की बात करेंगे तो ये हमारे सारे कोशिका, ठीक है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में भी एक बाह्य आवरण होगा जिसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जैसे ही अंदर चलोगे तो क्या मिलेगा हमें, केंद्रक द्रव्य मिलेगा। और इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन होगा, प्रोटीन होगा, आरएनए होगा और एक चीज छूट गया, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। केंद्रक काय बोलते हैं उसको, यहीं पे लिखो, यहाँ पे यहीं पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये सारी सूचनाएं केंद्रक की। इसके बारे में हम आज जो भी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसको कैसे ही इसी ऑर्डर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। इसको अभी यहीं करो। बेटा हमारा अगला टॉपिक है बादल कार्यकी। बादल कार्यकी और इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें जो पढ़ना है जरा वो देखो क्या क्या पढ़ना है। जो टॉपिक है वो पौधों द्वारा जल का अवशोषण, पौधों द्वारा जल का अवशोषण पढ़ना है। रसारोहण की प्रक्रिया पढ़नी है, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक लिखो बिंदु श्रवण, बिंदु श्रवण, बिंदु श्रवण को बटेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषण, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन। तो इसके तहत हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं और ये अपने आप एक चैप्टर है, लेकिन फिर भी उसके छोटे छोटे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पौधों द्वारा जल का अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन और एक छोटा सा
पॉइंट है यहीं पे मृत्यु श्रवण का, प्रकाश संश्लेषण, पादप भाग। तो ये हमारे टॉपिक के नाम को, ये चैप्टर के नाम को लिखिएगा। तो टॉपिक भी कर सकते हो, चैप्टर तो नहीं कर सकते। हो गया बेटा, ये हो गया। ये प्रक्रिया पढ़ने से पहले, ठीक है, ये दो प्रोसेस पढ़ने से पहले यहाँ पे 4 बातें हैं या 4 प्रोसेस छोटी छोटी, पहले उनको देखना जरूरी है। तो क्या क्या है यहाँ पे? विसरण की प्रक्रिया जरूरी है बेटा, पहले मैं लिख रहा हूँ, आपको बताऊँ। पारासरण, अंतर शोषण और जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन इंग्लिश में नाम लिख लो, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसको इम्बाइबेशन बोलते हैं, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो पहले हम ये बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर में अपने विषण पढ़ेंगे, विषण का पारासरण, अंतःशोषण, जीव द्रव्य कुंचन, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो विषण। सबसे पहला निकालो विषण। आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, मे बी कि थोड़ा लेट होगा, क्योंकि हमें आज फिनिश करना है, तो थोड़ा धैर्य बना के बैठना, ठीक है। क्या हो गया ना? विषण देखो, समझो विषण होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन क्या कहलाता है? विषण कहलाता है। यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन क्या कहलाएगा? विषण। फॉर एग्जांपल, अगर कमरा बंद करके हम इत्र की शीशी खोल दें, इत्र या कोई परफ्यूम वगैरह इत्र की, उसमें क्या होगा? इत्र की शीशी के अंदर इत्र की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जो कमरा है हमारी, इसमें तो बिल्कुल इत्र नहीं होगा, ठीक है। तो इत्र की सांद्रता ज्यादा कहाँ है? इत्र की शीशी में ज्यादा है। कैसे बिखरेगा? शीशी से कमरे में आएगा, तो सांद्रता किसमें है? शीशी में ज्यादा है। बिखरेगा किसमें? जहाँ सांद्रता नहीं है, यानी कि कमरे में बिखरेगा। तो ये डिफ्यूजन का एग्जांपल है, ठीक है। डिफ्यूजन किसी पदार्थ के कणों का, किसी पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। उदाहरण, बंद कमरे में इत्र की शीशी खोलने पर, बंद कमरे में इत्र की शीशी खोलने पर सुगंध का कमरे में फैल जाना। बंद कमरे में इत्र की शीशी खोलने पर सुगंध का कमरे में फैल जाना, ठीक है बेटा। तो ये विषय की प्रोसेस है। अगला एक परासरण, ऑस्मोसिस।
विसरण और परासरण में। विसरण कैसे हो रहा है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। तो अगर आप विसरण को लिखें यहाँ पे, ये कहां से कहां हो रहा है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, ठीक है। परासरण कैसे होगा? परासरण ठीक उल्टा हो जाएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की। ये बीच में क्या बना दिया? पर्दा। और यही पर्दा क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कि अब इसको कैसे बोलोगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थ के कणों या यूं की विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाएगा? परासरण। तो ये वाला जो है हमारा, ये क्या है? ये है हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली। जरा और फटाफट से जब दो भिन्न सांद्रता वाले को, जब दो भिन्न सांद्रता वाले को भिन्न सांद्रता वाले घोल को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो कम सांद्रता वाला को अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर, तो कम सांद्रता वाला घोल अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर प्रवाहित होने लगता है, कॉमा। इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। उदाहरण, किशमिश को पानी में भिगोने पर उसका फूल जाना। किशमिश को पानी में भिगोने पर उसका फूल जाना, ठीक है। तो ये कैसे होता है? परासरण प्रक्रिया। जी, अगला एक अंतःशोषण या इम्बाइबिशन। अंतःशोषण ये इम्बाइबिशन, जरा इसको समझो क्या होता है। अक्सर देखो कि बरसात के मौसम में कीवाड़ें अक्सर फूल जाती हैं, जो लकड़ी की कीवाड़ें हैं वो फूल जाती हैं। वजह क्या होती है कि लकड़ी की जो सतह है उसके द्वारा जल का अवशोषण हो जाता है, क्या कहलाता है? इम्बाइबिशन कहलाता है। यानी कि सतह के माध्यम से विलायक के अणुओं का अवशोषण क्या कहलाएगा? अंतःशोषण कहलाता है, ठीक है। इसको लिखो। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विलायक के अणु
जल स्नेही सतह द्वारा विलायक के अणु जल स्नेही सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं अंतः शोषण कहलाती है उदाहरण बरसात के दिनों में दरवाजे की लकड़ियों का फूल जाना बीजों को पानी में डालने पर उनका फूल जाना जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस नाम से ही क्लियर हो रहा है जीव द्रव्य कुंचन जीव द्रव्य का सिकुड़ना नाम से क्लियर है ना जीव द्रव्य कुंचन मतलब जीव द्रव्य का सिकुड़ना क्या कहलाएगा प्लाज्मोलिसिस कैसे हो रहा है जरा इसको देखते हैं एक यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं छोटा सा डायग्राम हमारा ये हमने एक पात्र बना दिया और उसमें क्या भर दिया अति पराशरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति पराशरी विलयन मतलब जिसकी सांद्रता ज्यादा है ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा है उसको क्या बोलोगे अति पराशरी विलयन ठीक है और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे चीनी का घोल अति पराशरी विलयन के तौर पर यहाँ इस्तेमाल करें तो चीनी का घोल तो हमने ये सीधे बोलो कि हमने यहाँ पे चीनी का घोल ले लिया और इस चीनी के घोल में अगर किशमिश के दाने डाल दें यहाँ ठीक किशमिश के दाने डाल दें और कुछ टाइम बाद देखेंगे तो किशमिश कैसी हो जाएगी वो सिकुड़ जाएगी ठीक है तो जो इसके अंदर का जो जीव द्रव्य है यानी इसमें से जो पानी है पानी निकल के कहाँ जाएगा फिर ये बाहर आ जाएगा ठीक है ये बाहर आ गया फिर ये कैसे दिखेंगी ये हमें इस तरीके की देखने लगे अभी तो ये फूली हुई थी अभी तो सिकुड़ ठीक है कुछ इस तरीके से सिकुड़ी हुई थी इस तरीके से तो यही कहलाता है प्लाज्मोलिसिस ठीक है अति पराशरी विलयन में अगर हम किशमिश के दाने डालते हैं किशमिश के अंदर का जो पानी है वो निकल के कहाँ आ जाएगा विलयन में आ जाएगा और किशमिश के अंदर जाएगी सिकुड़ जाएगी ठीक है इसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस और इसमें जो प्रक्रिया इसकी इन्वॉल्व हो रही है उसको बोलेंगे बाह्य परासरण इस प्रक्रिया को बोलेंगे बाह्य परासरण क्योंकि पानी क्या हो रहा है अंदर की सांद्रता क्या है कम है यानी किशमिश के अंदर की सांद्रता क्या है कम है और जो जिसमें द्रव भरा है ठीक है जो द्रव्य है उसकी सांद्रता ज्यादा है किशमिश से द्रव का निकल के ज्यादा सांद्रता वाले घोल में जाना क्या कराएगा बाह्य परासरण ठीक है तो इसी को क्या बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस इसके बारे में लिखो यदि किसी पादप कोशिका को
अति परासरी घोल में रख दिया जाए, अति परासरी घोल में रख दिया जाए तो बाह्य परासरण, ब्रैकेट में एक्सऑस्मोसिस, एक्स का मतलब होता है कि बाहर की ओर, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है, बाहर की ओर, ठीक है। तो बाह्य परासरण ब्रैकेट में एक्सऑस्मोसिस द्वारा जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, ऐसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। ऐसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। ठीक है। अगर ये डायग्राम ये वाला बना दो और जो ये प्रोसेस हो रही है इसमें ये वही एक्सऑस्मोसिस की, ठीक है। और ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, प्लाज्मोलिसिस। इसके बाद पैराग्राफ बदल लिखना है इसी में। यदि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को पुनः अल्प परासरी घोल में रखने पर, घोल में रख दिया जाए, जैसे पुनः अल्प परासरी घोल में रख दिया जाए, अल्प परासरी घोल में रख दिया जाए तो वह पुनः अंतःपराशरण के द्वारा फूल जाती है, अंतःपराशरण के द्वारा फूल जाती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य विकुंचन कहा जाता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन का अंतर पता चल रहा है। जीव द्रव्य कुंचन में क्या है, जिसमें हमने अति पराशरी घोल में डाली और एक्सऑस्मोसिस के कारण क्या हो गया, सिकुड़ गई, और सिकुड़ी कोशिका को हमने पुनः अल्प पराशरी विलयन में डाला और सिकुड़ी कोशिका एंडऑस्मोसिस के द्वारा पुनः फूल जाती है, ठीक है। तो ये घटित रहेगी जीव द्रव्य विकुंचन, ठीक है। अब पौधों द्वारा जल का अवशोषण, पौधों द्वारा जल का अवशोषण। पौधों की जड़ें जमीन के अंदर फैली होती हैं। पौधों की जड़ें जमीन के अंदर फैली होती हैं। इन पर बाल जैसी अनेक
एक कोशिकीय रचनाएं पाई जाती हैं, इन पर पाल जैसी अनेक एक कोशिकीय रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूल रोग यानी ब्रैकेट में रूट हेयर्स, मूल रोग ब्रैकेट में रूट हेयर्स, इन्हें मूल रोग ब्रैकेट में रूट हेयर्स कहा जाता है। ठीक है, अब जरा को थोड़ा समझो फिर आगे देखो। मूल रोग भी क्या है? एक कोशिका है। मूल रोग भी क्या है? एक कोशिका है। और कोशिका के अंदर जाहिर सी बात क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। कोशिका के अंदर क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। और उस कोशिका द्रव्य की सांद्रता जो बाहर पानी के अंदर जल है उसके तुलना में क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, तो मूल रोग का जो कोशिका द्रव्य है उसकी सांद्रता मिट्टी में पाए जाने वाले जलीय विलेन की तुलना में क्या है? ज़्यादा होगी। ठीक है, जब मूल रोग की सांद्रता ज़्यादा है और मिट्टी में जो जल है उसकी सांद्रता कम है तो यहाँ क्या होगा? परासरण की प्रक्रिया होगी। यहाँ क्या होगा? परासरण की प्रक्रिया होगी और जल कहाँ जाएगा? मूल रोग में प्रवेश करेगा। ठीक है, और मूल रोग की कोशिका कैसे काम करेगी? अर्धपारगम्य में झिल्ली का। ठीक है, तो यहाँ से जल मूल रोग की कोशिका से होते हुए कहाँ आ जाएगा? मूल रोग में आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मूल रोग में कोशिका द्रव्य की सांद्रता, मूल रोग में कोशिका द्रव्य की सांद्रता मिट्टी में पानी के घोल की तुलना में, मिट्टी में पानी के घोल की तुलना में अधिक होती है। इसी कारणवश परासरण द्वारा जल के अणु, परासरण द्वारा जल के अणु मूल रोग में प्रवेश कर जाते हैं। मूल रोग में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब एक लाइन और सब तो फिर अगली लाइन हो गई। अब क्या होगा? जब मूल रोग की कोशिका में क्या होगा? जल आ गया तो मूल रोग की कोशिका की जो सांद्रता है वो घट जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात, जल अंदर आ गया तो उसकी सांद्रता क्या होगी? घट जाएगी। अब जब सांद्रता घट गई तो क्या होगा? जो उसकी पड़ोसी वाली सेल, पड़ोस की सेल, उसके अंदर जो तीन द्रव्य है उसकी सांद्रता ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि अगर मूल रोग में जल आ गया तो उसकी सांद्रता कम हो गई और जो पड़ोस वाली कोशिका है उसकी सांद्रता ज़्यादा है तो जल कहाँ से जाएगा? यानी परासरण के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की वजह। ठीक है, ये बात है। इसमें मूल रोग में जीव द्रव्य की सांद्रता, मूल रोग में जीव द्रव्य की सांद्रता पड़ोसी कॉर्टेक्स की कोशिका, पड़ोसी कॉर्टेक्स की कोशिका की तुलना में कम होती है, की तुलना में कम होती है। अतः परासरण द्वारा जल, परासरण द्वारा जल मूल रोग से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अतः परासरण द्वारा जल मूल रोग से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो बेटा एक चीज और याद रखो, ये अगर मैं बात कर रहा हूँ जरा यहाँ पे, अगर ये हमने रूट का ds
ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, अगर आप रोड को ऐसे कट करेंगे ना, पतली सी रोड उसको काटोगे तो सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलोगे? एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो ये वाली लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। और यही एपिडर्मिस में क्या होंगे? रूट हेयर्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके भीतर की संरचना क्या कहलाएगी? हाइपोडर्मिस। बस समझ लो कि तो कैसे हो रहा है, कैसे। ठीक है, ये हो गया मूल रोम, ये हो गई एपिडर्मिस, ये हो गया हाइपोडर्मिस। अब जो बीच वाला भाग बचेगा, एक मिनट, ये ऐसे, और इसके बाहर जो होगा वही कहलाएगा कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स एक तरीके का क्षेत्र होता है, ठीक है, ये क्षेत्र ही जो कहलाएगा कॉर्टेक्स कहलाएगा इसको। ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा? ये वाला हमने बता दिया, ये कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसमें इसको बोलेंगे एंडोडर्मिस, भीतर वाला। और एंडोडर्मिस के भीतर ही क्या होता है? यहाँ पे होगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकिल, और यहीं पे क्या होता है बेटा? पेरिसाइकिल के भीतर जाइलम और फ्लोएम होता है। ये इस तरीके से ये होता है जाइलम और फ्लोएम। तो कुल मिला के हमें मूल रूप से पानी को कहाँ लाना है? जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचाना है। मूल रूप से पानी को कहाँ तक लाना है? जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो मूल रूप तक आ गया, से फिर कहाँ गया? कॉर्टेक्स तक आ गया। कॉर्टेक्स से फिर हम इसको कैसे ले जाएंगे? एपिडर्मिस से होते हुए, सॉरी एंडोडर्मिस से होते हुए कहाँ ले जाएंगे इसको? जाइलम तक ले जाएंगे। ठीक है, ये जोनेशन है इस तरीके से, सबसे बाहर एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से ही बनता है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस से ही क्या बनता है? मूल रोम बनता है। एपिडर्मिस के भीतर हाइपोडर्मिस, फिर उसके भीतर कॉर्टेक्स, फिर उसके भीतर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, फिर बीच में क्या बनता है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक, तो जो हम लिख रहे थे फिलहाल, उसके बाद अगला पॉइंट है जल बराबर कितने बच्चे बायो ग्रुप के हैं? आप कितने बच्चे बायो ग्रुप के हैं? कोई है? समझ में आ रहा है कुछ? ये पढ़ा होगा। स्पाइक वगैरह निकले होते हैं, कोई गलत चीज है,
रफ डायग्राम बना दिया ताकि पता चल जाए कि कॉर्टेक्स किसको बोलना है, एपिडर्मिस, क्योंकि बार बार नाम आएगा पता चल ये क्षेत्र पाएगा नहीं, इसलिए बना दिया। हो गया? चलो आगे लिखो। जल एंडोडर्मिस से होते हुए, एंडोडर्मिस का नाम ये बताइए, जल एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है। जब एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम, ये देखो यहीं पे एक चीज और लिख लो, अगर जब लिख रहे हैं तो दो बातें यहाँ पे देख लो। वहीं कहीं नोट करके लिख लेना। जाइलम के दोनों, एक तो जाइलम ही बोलते हैं और जाइलम का दूसरा नाम है हेड्रोम। जाइलम का एक नाम और है, इसको बोलते हैं हेड्रोम। इसके द्वारा जल पौधे के वायवीय भागों तक पहुंचता है, ऊपरी भागों तक पहुंचता है। यही कहो कि जल का अवशोषण, जल का अवशोषण कहां से कहां तक? रूट से लीफ तक। इसके माध्यम से होगा, जाइलम के माध्यम से। ठीक है, जल का अवशोषण रूट से लीफ तक, यानी कि जड़ से पत्ती तक कैसे पहुंचेगा? जाइलम के माध्यम से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है हेड्रोम। हेड्रोम मतलब वाटर से संबंधित। ठीक है, हेड्रोम। अगला है फ्लोएम, इसको बोलते हैं लैक्टोम। ये नाम एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का रूट के मतलब ये इसका फ्लो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का पत्ती से लेकर जड़ तक आना। ठीक, उल्टा होता है। ठीक, लैक्टोम कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण इसके द्वारा होता है। कहां से होगा? तो एक सीधी सी बात ये सोचो, खाना बनेगा कहां? सीधी सी बात ये सोचो, पौधे का खाना बनेगा कहां? पत्ती में बनेगा। ठीक है, उसका सोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पत्ती से जड़ तक। जल का अवशोषण कहां से हो रहा है? जड़ से। जड़ से पत्ती तक पहुंच रहा है, किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा? लैक्टोम या फ्लोएम में ये कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो सवाल ये है, कार्बनिक पदार्थ बनेगा कहां से? पत्ती में बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होगी पत्तियों में। ठीक है, तो खाना पत्तियों से किस में आएगा? यानी कि इसको पत्ती से लेकर उसके पौधे के निचले भाग पर आएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव उल्टा हो जाएगा, लीफ से क्योंकि जाहिर सी बात है कि पौधे के हर अंग को खाना चाहिए। ठीक है, केवल एक अंग को चाहिए, तो लीव्स टू रूट एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, तो इसका प्रभाव उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों बातें याद रखना। ठीक है, तो नोट करके दोनों बना लो डायग्राम, फिर बाकी हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने करते हैं। हम लोग जो लिख रहे थे वो कहाँ तक लिख रहे थे? जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है, इतना लिखा था। ठीक है, जल एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाता है और इस प्रकार जल का परिवहन पौधे के संपूर्ण भाग में हो जाता है और इस प्रकार जल का परिवहन पौधे के संपूर्ण भाग में हो जाता है।
ठीक है, तो ये वाला हमने पढ़ा पौधों द्वारा जल का अवशोषण। ये बेटा अगला डालोगे रसारोहण की बात, अगला डालो रसारोहण। पौधों द्वारा जल का अवशोषण मतलब कैसे मूल रोग के माध्यम से जल कहाँ आ गया, एक तरीके से जाइलम तक आ गया। अब जाइलम से हमें कैसे पत्तियों तक पहुंचाना है, ये पानी के रसारोहण। ठीक है, ये पानी के रसारोहण इसमें लिखा था। पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना, पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। परस्पर रसारोहण संबंधी निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। रसारोहण संबंधी निम्न सिद्धांत दिए गए हैं। नंबर 1 जैविक सिद्धांत, नंबर 1 जैविक सिद्धांत, नंबर 2 भौतिक सिद्धांत, नंबर 2 भौतिक सिद्धांत। नंबर 1 जैविक सिद्धांत। देखो जैविक सिद्धांत में क्या कहा गया था, सबसे बड़ी बात, एक साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा, ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि पौधों में रसारोहण की प्रक्रिया है वो केवल और केवल जीवित कोशिकाओं के माध्यम से, यानी कि जल जो है वो जीवित कोशिकाओं के माध्यम से पौधे के ऊपरी भाग पर चढ़ रहा है। ठीक है, पहली बात। और भौतिक जो थ्योरी है हमारी, उसमें क्या कहा गया, जीवित कोशिका ही नहीं बल्कि मृत कोशिकाओं के माध्यम से भी जल जो है पौधे के ऊपरी भाग पर चढ़ता है। दोनों में अंतर आ गया। भौतिक जैविक में क्या है, केवल जीवित कोशिका के माध्यम से जल जो है पौधे के ऊपरी भाग पर चढ़ेगा, और भौतिक में क्या है, जीवित के साथ साथ जो मृत कोशिका है उसके माध्यम से ही जल पौधे के ऊपरी भाग पर चढ़ता है। ठीक है, तो नंबर 1 करके जो जैविक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत। और इसमें जगदीश चंद्र बसु ने यह बतलाया कि पौधों में रसारोहण की प्रक्रिया कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन के कारण होती है। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन के कारण होती है। जी, पैराग्राफ बदल के लिखो, पैराग्राफ बदल के। स्ट्रासबर्गर के साइंटिस्ट है, ये स्ट्रासबर्गर ने जीवित कोशिकाओं को पिक्रिक अम्ल से मार दिया। पिक्रिक अम्ल से मार दिया और देखा कि रसारोहण की प्रक्रिया जारी रही।
सिद्ध हुआ कि रसारोहण की प्रक्रिया के लिए इससे सिद्ध हुआ कि रसारोहण की प्रक्रिया के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं का होना आवश्यक नहीं। ठीक है, नंबर 2 लिखो बेटा, भौतिक सिद्धांत। भौतिक सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की प्रक्रिया निर्जीव कोशिकाओं द्वारा हो सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की प्रक्रिया निर्जीव कोशिकाओं के द्वारा हो सकती है। इस संबंध में दो मत प्रचलित हैं। इस संबंध में दो मत प्रचलित हैं। नंबर 1 कैपिलरी थ्योरी। नंबर 1 बेटा कैपिलरी थ्योरी। और नंबर 2 लिखो कोहेशन टेंशन थ्योरी। और इसको प्रतिपादित किया है डिक्सन और ज़ॉली। जॉली द्वारा प्रतिपादित। ठीक है बेटा, इसमें इतना नाम लिखो, कोहेशन टेंशन थ्योरी, और इसको दिया था डिक्सन और ज़ॉली द्वारा प्रतिपादित। ठीक है, बस इतने इतना ही। और इसको दिया है डिक्सन और ज़ॉली। ठीक, और अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वास्कोत्सर्जन। अगला टॉपिक शुरू करेंगे वास्कोत्सर्जन। लेकिन उससे पहले दो बातें समझेंगे। ठीक, पहले इतना लिख लो, फिर हम समझते हैं, फिर से बताएंगे। प्रेजेंट लगी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही बार लगती है, रजिस्टर थोड़ी लगती है। पूछ ले बस, अभी प्रदीप होंगे तो क्लास छोड़ेंगे वो यही मिलेंगे। अच्छा ये हाँ, तो जाओ चले लो, कोई दिक्कत है। अगला टॉपिक है हमारा वास्कोत्सर्जन। लेकिन उससे पहले दो बातें सुनो, समझो कि कैसे पूरे टॉपिक को रिलेट करते हैं। देखो, जड़ों द्वारा हमने क्या करा, पानी का अवशोषण कराया पौधों में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आ रहा है, जाइलम तक आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पौधों का अवशोषण हो गया, पौधों द्वारा जल का अवशोषण हो गया, यानी कि जल जो है वो जाइलम की कोशिकाओं में आ गया। रसारोहण के माध्यम से क्या हो रहा है कि अब जो जल नीचे स्तर पे है, पौधों में जड़ों में है, वो हमें कहाँ ले जाना है, पत्तियों तक ले जाना है। ठीक है, तो ये जल पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा, रसारोहण के माध्यम से। ठीक है, अब क्या करना है, इस जल को दोबारा वाष्पीकृत करेगा पौधा। ठीक है ना, पत्तियों के माध्यम से दोबारा इस जल को क्या करेगा, पौधा वाष्पीकृत करेगा, और जल कहाँ चला जाएगा, पौधा पर। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, और यही जल कहाँ जा रहा है, वाष्प के माध्यम से, यानी कि वाटर वेपर्स के माध्यम
वाटर वेपर्स के माध्यम से जल कहाँ जा रहा है, वातावरण में आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है पत्तियों में जल कम हुआ तो यहाँ पे एक दाब बनेगा और उस दाब के माध्यम से दोबारा जल वहाँ खींच के आ जाएगा पत्तियों तक आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अवशोषण के साथ साथ होगा, रसारोहण भी होगा, वाष्पोत्सर्जन भी होगा, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल कहाँ आ जा रहा है, ये जल आता है वातावरण में और किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ये अपना योगदान किसमें देगा, जल चक्र के योगदान देगा। वर्षा के माध्यम से जल दोबारा जमीन पर आता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल लगता है, वाटर साइकिल, ठीक है। तो फिलहाल हमें इतना पढ़ना है कि जल का अवशोषण हुआ जड़ों के माध्यम से, जल जाइलम तक आया, अब जाइलम से रसारोहण द्वारा जल कहाँ पहुँचता है, पत्ती तक पहुँचता है और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है और जल कहाँ आ रहा है, दोबारा वातावरण में आ रहा है, ठीक है। तो कोरिलेट हो गया पूरा, चलो आप लिखते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया 3 प्रकार से संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, बेटा इसको इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। वाष्पोत्सर्जन को किस बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया 3 प्रकार से संपन्न होती है, निम्न 3 प्रकार से संपन्न। ये 3 प्रकार से हो रहा है। एक होता है रंध्रों के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपीरेशन। दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो 3 प्रकार से संबंध होगी। पहले इसी प्रकार से लिखना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे एक लाइंस में लिखते हैं। ट्रांसपीरेशन होता है, यही मेन सोर्स है, ये इसी माध्यम से ज़्यादातर ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि लगभग 90% यही से होती है।
90% ट्रांसपीरेशन स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है, 90% वास्कुलर क्या होता है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक, 5 से लगभग 10% ट्रांसपीरेशन यहाँ से होता है वास्कुलर, और महज 1% 1 से 2% कह सकते हो ना के बराबर ही होता है लेंटिस। सवाल ये है कि स्टोमेटा होते हैं कहाँ पाए जाते हैं जिनकी वजह से ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्टोमेटा पत्तियों में बनी संरचनाएं होती हैं जो कि पत्ती की एपिडर्मिस वाली सरफेस पर पाई जाती है। पत्ती के किस भाग में एपिडर्मिस क्या होंगे, जो हमने देखा उससे डायग्राम बनाया था, एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। तो पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है उसमें पाए जाते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल मतलब उपत्वचीय, क्यूटिकल का मतलब उपत्वचीय वास्कुलर। ठीक है, तो क्यूटिकल एक तरीके से पत्ती पर एक लेयर चढ़ी होती है, या पौधों पर या जलीय पौधों पर एक लेयर चढ़ी होती है जो कि चिकनी होती है, वैक्सी कोटेड होती है, तो उसको बोलते हैं क्यूटिकल। तो उस क्यूटिकल के माध्यम से जब ट्रांसपीरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, पौधों में हल्की हल्की सी क्रैक्स बन जाते हैं, बहुत माइन्यूट सी दरारें बन जाती हैं, ऐसे दिखती हैं लेकिन वास्तव में वो होते हैं। तो उन दरारों के माध्यम से जब जल का वास्कुलर सृजन होता है तो उससे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ये लगभग 90% वास्कुलर सृजन कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको इतना कहाँ लगा सकते हैं। और अगला एक टॉपिक इसमें वास्कुलर सृजन में स्टोमेटा की भूमिका, वास्कुलर सृजन में स्टोमेटा की भूमिका। वास्कुलर सृजन में स्टोमेटा की भूमिका, और इसमें छोटा सा एक पॉइंट है, वास्कुलर सृजन की प्रक्रिया, वास्कुलर सृजन की प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के माध्यम से होती है, पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा के माध्यम से होती है। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं स्टोमेटा का, जरा समझो क्या है। अगर ये पत्ती एपिडर्मिस बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से संरचनाएं पाई जाएंगी, जिनको बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है ना, तो ये संरचना जो है हमारी स्टोमेटा, और ये क्या है, पत्ती की एपिडर्मिस यानी लीफ एपिडर्मिस। लीफ एपिडर्मिस, डर्मिस का मतलब है त्वचा, एपी का मतलब है ऊपर, ऊपर की त्वचा क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो स्टोमेटा ये है पत्ती का नसा। और अगर इसको डिटेल स्ट्रक्चर बनाना तो इसमें कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये एक सिंगल स्टोमेटा है। सिंगुलर क्या होगा, स्टोमा। एक क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, स्टोमा, और बहुवचन क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो एक है तो स्टोमा बोलते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत करना, इसलिए हम इसको स्टोमेटा लिखते हैं। स्टोमेटा, जो ये वाली कोशिका है स्टोमेटा की,
ये वाली कहलाती है गार्ड सेल्स, ये और ये कहलाएंगे गार्ड सेल्स। ठीक है बेटा, ये और ये कहलाती है गार्ड सेल्स, और बीच में जो छिद्र होता है इसको बोलते हैं पोर, स्टोमेटल पोर। चलो इतना बना स्टोमेटा में एक छिद्र होता है, स्टोमेटा में एक छिद्र होता है जिसे स्टोमेटल पोर कहा जाता है। ये बेटा देखो, जैसे स्टोमेटल पोर, पोर का मतलब छिद्र होता है, पोर को हिंदी में केवल छिद्र नहीं बोलते, जैसे स्टोमेटल पोर कहा जाता है। यह क्षेत्र विशेष कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, यह क्षेत्र विशेष कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है। गार्ड का मतलब क्या है? सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं, जिन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है। ये क्षेत्र अगर कम चौड़ा हो जाएगा तो उस क्षेत्र क्या बोलोगे कि स्टोमेटा बंद हो गया, और यही क्षेत्र जब बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलोगे कि स्टोमेटा खुल गया। ठीक है, जब ये क्षेत्र कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्टोमेटा बंद हो गया, और जब ये क्षेत्र चौड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे कि स्टोमेटा खुल गया। तो यही बात हम लिखेंगे भाई। तो देखो जब वास्कोसर्जन की प्रक्रिया, वास्कोसर्जन की प्रक्रिया स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करती है। वास्कोसर्जन की प्रक्रिया स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करती है। दिन के समय गार्ड सेल्स में, दिन के समय गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। दिन के समय गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। पोटेशियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है। फलस्वरूप अन्य कोशिकाओं से जल अन्य कोशिकाओं से जल गार्ड सेल्स में भर जाता है, गार्ड सेल्स में भर जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, जिसके कारण गार्ड सेल्स फूल जाते हैं,
गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ाता है। दिन के समय पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ गई। पोटेशियम को K से दर्शाते हैं, ठीक है। पोटेशियम आयन की सांद्रता बढ़ गई तो जाहिर सी बात है जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाएगी। जब इसकी सांद्रता बढ़ गई तो परासरण की प्रक्रिया होगी। परासरण की प्रक्रिया मतलब जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की हो जाएगा। तो इसमें जो पड़ोस वाली कोशिकाएं हैं तो वहाँ सांद्रता कम होगी, तो जल वहाँ से कहाँ जाएगा, गाढ़ कोशिकाओं में भर जाएगा। जैसे ही गाढ़ कोशिकाओं में भर जाएगा, गाढ़ कोशिकाएं फूल जाएंगी, स्टोमेटल पोर खुल जाएगा और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। पैराग्राफ बदल के लिखो, अंधेरे में थोड़ा सा और अंधेरे में गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन की सांद्रता घट जाती है। अंधेरे में गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयनों की सांद्रता घट जाती है। जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य की सांद्रता भी कम हो जाती है। जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य की सांद्रता भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जल गार्ड सेल से निकलकर पड़ोस वाली कोशिकाओं में आ जाता है। ऐसी स्थिति में जल गार्ड सेल से निकलकर पड़ोस वाली कोशिकाओं में आ जाता है। जिसके कारण गार्ड सेल्स सिकुड़ती हैं, जिसके कारण गार्ड सेल्स सिकुड़ती हैं और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है और स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। ठीक है बेटा, स्टोमेटल पोर छोटा साइड का वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बस 5 मिनट तक और फिर छोड़ो। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता और ताप की अधिकता, प्रकाश की तीव्रता और ताप की अधिकता होने पर प्रकाश की तीव्रता और ताप की अधिकता होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसको कैसे कोरिलेट करोगे? देखो समझ को लेकर बस गर्मी होती है ना, गर्मी तो हम लोग के शरीर से क्या होता है, पसीना ज़्यादा निकलता है। सेम पौधों के साथ भी तो है, एक तरीके से पसीने से बोल सकते हो। ठीक है, जैसे गर्मी ज़्यादा होगी तो शरीर से क्या निकला, पसीना निकला। पौधों में भी क्या है, गर्मी ज़्यादा होगी या ताप ज़्यादा बढ़ा, क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ रही है। तो सेम इसको खुद से कोरिलेट करो, मतलब मानव से कोरिलेट करो, तब समझो तो आसानी हो। ठीक है, जब गर्मी बढ़ती है पसीना निकलता है, ऐसे ही पौधों की दशा में क्या है, जब तापमान बढ़ रहा है, जब ताप की अधिकता हो रही है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या है, बढ़ रही है। ठीक है।
आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। अब इसको कोरिलेट करो, मानव से कैसे कोरिलेट करो? देखो बेटा, जब बाहर नमी ज्यादा है तो पसीना कम आएगा। बाहर नमी ज्यादा है थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है, तो नमी ज्यादा है तो पसीना कम आएगा। सेम अगर आर्द्रता बढ़ गई, आर्द्रता तो नमी बढ़ गई, तो उससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो रही है? कम हो जाती है। अगला पैटर्न, तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तेज हवा में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। कैसे? जितनी तेज हवा चलेगी पानी उतनी जल्दी सूखेगा, तो सूखेगा मतलब दोबारा उस पानी की कमी करने के लिए, कमी को पूरा करने के लिए तुरंत जो पड़ोस की कोशिकाएं हैं उनसे पानी हमें गार्ड सेल्स में भेजना पड़ेगा। तो जैसे ही हवा तेज होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो इसमें, क्यूबिकल का ये क्यूबिकल CUBICLE क्यूबिकल का मोटा होना, कॉमा स्टोमेटा का धंसा हुआ होना, स्टोमेटा का धंसा हुआ होना तथा म्यूसिलेज, इस तरीके से, तथा म्यूसिलेज डक्ट का उपस्थित होना, म्यूसिलेज डक्ट का उपस्थित होना वाष्पोत्सर्जन की दर को धीमा करता है। उपस्थित होना वाष्पोत्सर्जन की दर को धीमा करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को धीमा करता है। एक छोटा पॉइंट और, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व। सुनो भाई,